वो इतना खतरनाक था कि उसके इलाके में जिस भी पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग होती, या तो वो अफसर सिफारिश करके अपनी पोस्टिंग चेंज करा लेता या फिर नौकरी छोड़ देता। अपने जीवन काल में उसने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 97 तो पुलिस वाले थे। केवल पुलिस वाले ही नहीं, जब वो सामने आता था तो हाथियों के झुंड में भी भगदड़ मच जाया करती थी। लगभग 2000 हाथियों की बड़ी निर्ममता से उसने जान ले ली। केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखकर वो इतना फेमस हुआ कि कोई उसे रॉबिन हुड कहता तो कोई उसे डीमन कह के बुलाता। नाम था वीरप्पन। तो आइए जानते हैं कहानी भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कुज मुनिस्वामी वीरप्पन की, जिसने पूरी दुनिया में अपराध का ऐसा डंका बजाया कि उसके मरने पर विदेशी अखबारों के फ्रंट पेज पर हेडलाइन थी डेथ ऑफ डीमन। Despite a decade-long effort by 2 states to nab this dreaded criminal, he has run away scot-free every time. However, Veerappan is also said to have helped villagers, which earned him a Robin Hood image. It is a matter of concern for the whole country. 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक राज्य के एक गांव गोपीनाथम में एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन उस वक्त किसी को क्या पता था कि बड़ा होकर यह बच्चा इतना दुर्दांत हो जाएगा कि पुलिस वालों के सिर को काटकर उससे फुटबॉल खेलेगा। वीरप्पन का परिवार चरवाहों का काम करता था, जिससे वीरप्पन का बचपन से ही जंगल में आना जाना होता रहा। उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसके चाचा साल्वी गोंडर का था, जो एक कुख्यात शिकारी और चंदन तस्कर था। इसलिए वीरप्पन बचपन से ही आपराधिक घटनाओं को देखने का आदी हो गया, या यूं कहें कि अपराध उसे विरासत में मिला। आसपास के जंगलों में अपने चाचा की पहचान के कारण वीरप्पन की दोस्ती भी कई शिकारियों से हो गई, और इस तरह वीरप्पन भी शिकारियों के साथ हाथियों का शिकार करने जाने लगा। धीरे धीरे वीरप्पन को हाथियों को मारकर उससे पैसे कमाने का काम अट्रैक्ट करने लगा, और मात्र 10 साल की उम्र में वो शिकार के लिए मैदान में कूद पड़ा, और कुछ ही दिनों में इस काम में इतनी महारत हासिल करी कि उसका नाम सबसे बेहतरीन शूटरों में लिया जाने लगा। अब तक तो वो अपने चाचा साल्वी गोंडर के लिए काम करता था, लेकिन अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने के चक्कर में वह अपने चाचा से अलग हो गया, और मात्र 17 साल की उम्र में बड़े शिकारियों के ग्रुप में शामिल होकर उसने धीरे धीरे अपना रुतबा बढ़ाना शुरू कर दिया। और इस ग्रुप पर उसने ऐसी पकड़ बनाई कि अब ग्रुप के सारे फैसले वो खुद लेने लगा, और इस तरह हाथियों को मारकर उसके दांतों को बेचकर वीरप्पन बेशुमार दौलत का मालिक बनता जा रहा था, जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नजरों में भी वो आने लगा। वीरप्पन को अपने से आगे निकलते देख जंगल के पैठ बनाई पुराने तस्करों ने उसको जल्द से जल्द अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अब जब भी वीरप्पन कोई डील करता, उसकी खबर पुलिस को लग जाती, और इस तरह बीच में ही डील को छोड़कर वीरप्पन को वापस जंगल में भागना पड़ता। अब वीरप्पन ने एक एक करके मुखबिरी कर रहे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया, और अपने बीच आने वाले फॉरेस्ट गार्ड को भी उसने मौत के घाट उतार दिया, जिससे उसका आतंक अब जंगल से बाहर निकलकर आसपास के गांवों में भी फैलने लगा। वीरप्पन चाहता था कि पूरे के पूरे जंगल में केवल और केवल उसका शासन हो, इसलिए उसने एक एक करके जंगल के बाकी सारे तस्कर गिरोहों को खत्म कर दिया। इस तरह तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों के चप्पे चप्पे पर वीरप्पन का कंट्रोल हो गया। अब जंगल में जो भी हाथी मरता वो सिर्फ और सिर्फ वीरप्पन की गोली से, और अगर उसे रोकने कोई फॉरेस्ट गार्ड आता तो वो भी हाथी के साथ ही मारा जाता। हाथियों की घटती संख्या और वीरप्पन के आतंक को देखकर कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार ने जंगल में फॉरेस्ट अधिकारियों की गश्ती को बढ़ाकर हाथी दांत से बने किसी भी प्रोडक्ट पर रोक लगा दी। सरकार के इस एक्शन से वीरप्पन का बिजनेस ठप पड़ने लगा, इसलिए अब वो हाथी के दांत की तस्करी छोड़कर चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करने लगा। चंदन की लकड़ी को काटना और बेचना भारत में क्राइम है, क्योंकि इस पर केवल और केवल उस राज्य की सरकार का हक होता है, लेकिन वीरप्पन चंदन की लकड़ी पर सिर्फ और सिर्फ खुद का हक समझता था, और उसने अब तक कई सरकारी पुलिस अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था। अब सरकार को तलाश थी एक ऐसे पुलिस अफसर की जो वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ सके, और ये तलाश खत्म होती है एक बहादुर पुलिस अफसर पी श्रीनिवास पर। कर्नाटक सरकार पी श्रीनिवास को प्रमोट करके डिप्टी कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट के पद पर कर्नाटक के चामराजनगर में तैनात करती है। इस पूरे एरिया में वीरप्पन का कब्जा था। पी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। 3 साल की कड़ी मेहनत और कई प्रयासों के बाद 1986 में वीरप्पन को पकड़ लिया गया, और पूछताछ के लिए वीरप्पन को वोदीवाड़ा के रेस्ट हाउस लाया गया, और कई दिनों तक उसे यहां रखकर पूछताछ की गई। और इस तरह वीरप्पन द्वारा बताए गए ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारकर बड़ी तादाद में चंदन के बंडलों को बरामद किया। लेकिन एक दिन ड्यूटी के दौरान पी श्रीनिवास कहीं बाहर गए थे। इस मौके का फायदा उठाकर वीरप्पन पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग गया। पुलिस से भागने के बाद साल 1987 में वीरप्पन और ज्यादा चर्चा में तब आ गया जब उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप कर बड़ी निर्दयता से उसकी हत्या कर दी। इससे पी श्रीनिवास पर सरकार का और अधिक दबाव बढ़ने लगा, और वो
वीरप्पन को दोबारा पकड़ने में जुट गया। पी श्रीनिवास ने इस बार वीरप्पन के गांव गोपीनाथम पर फोकस किया, लेकिन इस पर गांव वालों का विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि पी श्रीनिवासन से पहले भी पुलिस इस गांव और इस गांव के आसपास के गांवों में काफी इंक्वायरी कर चुकी थी। वीरप्पन का पता निकलवाने के लिए पुलिस लोकल लोगों को काफी परेशान करती थी। किसी पर जरा सा भी शक होने पर उसे पकड़कर कई दिनों तक जेल में रखा जाता और टॉर्चर किया जाता था। गोपीनाथम गांव के अलावा हर उस गांव और जगह का वही हाल था जहां वीरप्पन का आना जाना था। लोगों पर पुलिस के अत्याचार हुए, उन्हें पीटा गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जिससे कई निर्दोष लोगों की जान तक चली गई। लेकिन पी श्रीनिवास ने पुलिस का ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों को परेशान करने और उन पर जोर जबरदस्ती करने के बजाय उनकी मदद करके उनके दिलों में जगह बनाई। पी श्रीनिवास ने गांव के लोगों के लिए सड़कें, मंदिर बनवाए और पीने के पानी की सुविधा के साथ गांव के गरीबों के लिए घर भी बनवाए। इन सभी कामों के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल किया गया और कुछ फंड श्रीनिवास ने अपनी सैलरी में से भी अरेंज किया। कई लोगों को रोजगार भी दिलाए, जिसमें वीरप्पन की सगी बहन मारी भी शामिल थी। इस तरह गोपीनाथम गांव में लोग पी श्रीनिवास को दिल से चाहने लगे। इस तरह पुलिस अफसर पी श्रीनिवास वहां अपना लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क क्रिएट करने में सफल रहे, जिससे वीरप्पन और उसके गैंग की सारी खबरें पी श्रीनिवास को मिलना शुरू हो गई। एक दिन गांव के कुछ लोगों को पी श्रीनिवास की सरकारी जीप में घूमते हुए वीरप्पन के आदमियों ने देख लिया, जिस पर वीरप्पन ने उन सभी इन्फॉर्मर्स को पकड़वाकर बड़ी बेरहमी से मार डाला, जिससे लोगों के दिलों में वीरप्पन का डर बैठ गया और लोगों से अब पी श्रीनिवास को कोई भी खबर मिलनी बंद हो गई। वीरप्पन का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसे उसकी बहन मारी की सुसाइड करने की खबर मिली, क्योंकि वीरप्पन सोचता था कि पी श्रीनिवास का उसकी बहन मारी के साथ अफेयर है, जिससे उसने सुसाइड की थी। अब बहन की मौत के बाद पी श्रीनिवास से बदला लेने के लिए वीरप्पन और भी ज्यादा बेसब्र हो गया। प्लान करके वीरप्पन ने गांव में रह रहे अपने छोटे भाई अर्जुनन के जरिए पी श्रीनिवास को संदेश भिजवाया कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसकी शर्तों को सुनने के लिए उसे अकेले जंगल आना होगा। पी श्रीनिवास इस चाल में फंस गए और वीरप्पन से मिलने अकेले ही जंगल में निकल पड़े। तभी जंगल में वीरप्पन पी श्रीनिवास की जीप के आगे आ गया और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पी श्रीनिवास का सर काटकर अपने साथियों के साथ उससे फुटबॉल खेला। इस तरह की निर्मम हत्या से पूरा देश दहल गया और वीरप्पन का पता देने वाले को 5 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की गई। 1993 में एसटीएफ के साथ बीएसएफ का भी ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू होता है, जिसमें कई बार बीएसएफ और वीरप्पन गैंग के बीच मुठभेड़ हुई और ये क्रम कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। कभी पुलिस वीरप्पन के गैंग के लोगों को मार गिराती तो कभी वीरप्पन पुलिस पर हमला कर देता, पर लाख कोशिशों के बाद भी वीरप्पन पुलिस की पकड़ से बाहर था। जंगल में उसने ऐसा साम्राज्य स्थापित कर लिया था जिसे 2 राज्यों की पुलिस मिलकर भी नहीं हिला पा रही थी। दूसरे समय समय पर वीरप्पन अपने आतंकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करवाकर जंगल से बाहर भेजता रहा ताकि खौफ का कहर कायम रहे। साल 2000 में वीरप्पन ने दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता राजकुमार को उसके ही घर से किडनैप करके पूरे भारत में सनसनी मचा दी, जिससे सरकार पर प्रेशर बढ़ गया और अभिनेता राजकुमार को रिहा करवाने के लिए सरकार को वीरप्पन की कई डिमांड माननी पड़ी, जिसमें से कुछ डिमांड तो ऐसी थी जिनको मान तो लिया गया लेकिन आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इस तरह एक बड़ी मशक्कत के बाद राजकुमार को रिहा करवाया गया। पहले हाथियों की हत्या, फिर चंदन स्मगलिंग और अब बड़े बड़े लोगों की किडनैपिंग से वीरप्पन सरकार और लोगों के लिए सिरदर्द बन गया। इसलिए जनता के दबाव में आकर साल 2003 से 2004 के बीच तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता ने आईपीएस के विजय कुमार को एसटीएफ को लीड करने की जिम्मेवारी सौंपी। विजय कुमार एक बहुत ही एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर थे और उन्हें तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों के बारे में काफी नॉलेज भी थी, क्योंकि वो पहले इन इलाकों में ड्यूटी कर चुके थे। जयललिता की तरफ से वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए एसटीएफ को खुली छूट दी जाती है। इसके बाद विजय कुमार वीरप्पन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने में लग जाते हैं। इसके लिए उन्होंने वीरप्पन की मौजूद सभी ऑडियो और वीडियो को बड़े गौर से देखना शुरू किया। तभी अचानक से एक वीडियो को देखकर विजय कुमार चौंक जाते हैं। इस वीडियो में वीरप्पन एक किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर आंखों की कम रोशनी के कारण उसे पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। जब विजय कुमार ने अपने इन्फॉर्मर से इस खबर को वेरीफाई करवाया तो पता चला कि वीरप्पन को मोतियाबिंद की बीमारी है और जल्द ही वो इसका इलाज करवाना चाहता है। लेकिन इलाज कब और कहां करवाएगा ये जानने के लिए अब जरूरी था कि वीरप्पन के गैंग के खास बंदे को एसटीएफ के साथ जोड़ा जाए। बहुत कोशिश के बाद विजय कुमार वीरप्पन गैंग के 2 लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे, जिनमें एक वीरप्पन के साथ रहकर काम करता था और दूसरा वीरप्पन का बाहर का बिजनेस देखता था। अब इन दोनों से वीरप्पन की हर खबर विजय कुमार को मिलनी शुरू हो गई। पहला इन्फॉर्मर वीरप्पन की खबर लाता और दूसरे इन्फॉर्मर को शेयर करता। इस तरह दूसरा इन्फॉर्मर जो वीरप्पन का बाहर का बिजनेस देखता था वो पुलिस ऑफिसर विजय कुमार को सारी खबर बता देता। इस तरह एक दिन चाय की दुकान पर पहला इन्फॉर्मर दूसरे इन्फॉर्मर से मिलता
मिलता है और उसे कहता है कि अन्ना 18 अक्टूबर को अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए जंगल से बाहर आने वाले हैं और वो सेलम के एक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक भी ना लगे इसके लिए वो हर चीज को वेरीफाई करवा रहे हैं और उसके साथ कुछ हथियार लैस साथी भी आ सकते हैं, इसलिए किसी ऐसी गाड़ी को लाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा आदमी बैठ सकें। दूसरा इन्फॉर्मर ये सारी जानकारी विजय कुमार को बताता है। ये एसटीएफ के लिए बेस्ट चांस था। प्लानिंग की जाती है कि वीरप्पन को जंगल से हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस के जरिए लाया जाएगा। अब तय होता है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर एसटीएफ में से ही चुना जाएगा और इस तरह एसटीएफ द्वारा एक एम्बुलेंस वीरप्पन के लिए भेजी जाती है, जिसमें वीरप्पन अपने 3 हथियार लैस साथियों के साथ जंगल से बाहर निकलकर बैठ जाता है। एसटीएफ के कमांडो एक गन्ने से भरी ट्रक और एक लॉरी की आड़ में छुपकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जैसे ही वीरप्पन की एम्बुलेंस एसटीएफ के नजदीक आती है, सबसे पहले ट्रक से एम्बुलेंस का रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। इसी बीच एम्बुलेंस का ड्राइवर तेज ब्रेक मारता है ताकि उसमें बैठे वीरप्पन और उसके साथी तेज झटके से एक दूसरे पर अनबैलेंस होकर गिर पड़े। ऐसे में एम्बुलेंस का ड्राइवर तेजी से कूदकर एम्बुलेंस से बाहर भाग जाता है और अपनी एसटीएफ की टीम से मिल जाता है। वीरप्पन कुछ समझ पाता इससे पहले ही एसटीएफ की फोर्स एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लेती है और अनाउंसमेंट करके वीरप्पन को सरेंडर करने के लिए कहती है। वीरप्पन को अब तक सारा खेल समझ आ गया था, पर उसे इस तरह पकड़ा जाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने एसटीएफ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए वीरप्पन को 20 मिनट के अंदर ही उनके 3 साथियों के साथ मार गिराया। इस खबर से पूरे देश और सरकार ने राहत की सांस ली। इस तरह 20 सालों तक जंगल में आतंक का मंजर कायम करने वाला वीरप्पन 20 मिनट की फायरिंग में मारा गया। लेकिन आज भी इस जंगल और इसके आसपास के इलाकों के लोग जब वीरप्पन के आतंक को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।